गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी। आज के अपने इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक ऐसे वायरस के बारे में बताना जा रहा हूँ जो हमारे देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी पहले आ गया था। 50 साल पहले ये वायरस आ गया था, लेकिन उसके हर 10 साल के अंदर या 20 साल के अंदर वेरिएंट आते रहते हैं और सस्पेक्टेड केस देखने को मिलते हैं। उस वायरस का नाम है बूंदी बुगियो इबोला वायरस। बूंदी बुगियो इबोला वायरस की अगर बात करें तो देखो, बात है 5 मई की। 5 मई को WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी बीमारी को लेकर के जो है पहले बताता है कि वायरस कौन सा है, बीमारी कौन सी है, उसके किस टाइप के केस आते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट करें, कैसे क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह जो है वो सब इस संस्था के द्वारा होता है। तो 5 मई की बात है, WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया, यानी इनको ये पता चला कि बूंदी बुगियो नाम का जो वायरस है ये अफ्रीका के अंदर युगांडा में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों की जो है डेथ हो गई है। कई तो ऐसे केस भी है जो कंफर्म हो चुके थे। अब 5 मई तक इतना ज़्यादा पता नहीं चला जितना ज़्यादा पता चला 17 मई तक के केस को। ठीक है, 17 मई की रात को WHO ने एक आर्टिकल जारी किया जिसका नाम था आर्टिकल 12। ठीक है, और इस आर्टिकल में जो है वर्ल्ड वाइड ये जारी कर दिया गया। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। आर्टिकल 12 WHO उस समय जारी करता है जब कोई पेंडेमिक डिसऑर्डर आ जाता है, कोई पेंडेमिक डिजीज आ जाती है, एक ऐसी बीमारी जो डेडली होती है, जिसकी वजह से कई लोगों की नुकसान हो सकता है, कई लोगों की मौतें हो जाती है और वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली फैल जाती है। तो ऐसा कोई भी वायरस जब भी अर्थ पे, या हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड जब भी इंटरनेशनल तरीके से आता है या उसके वेरिएंट तैयार होते हैं, तो उस समय WHO एक आर्टिकल 12 के अंदर सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड जो है पब्लिक करता है कि ये वायरस है, इससे आपको सचेत रहना है, इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये रहती है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 17 मई की रात को 2026 17 मई की रात को आर्टिकल 12 जारी किया WHO ने, और उस 12th आर्टिकल में ये बताया गया कि एक वायरस है जो तेजी से फैल रहा है अफ्रीका के अंदर। फॉर एग्जांपल्स अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के अंदर, ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर एक युगांडा नाम का शहर है, और इस युगांडा नाम के शहर के अंदर जो ईस्टर्न अफ्रीका जो है, ईस्टर्न अफ्रीका, इस युगांडा नाम के शहर के अंदर एक वायरस है जिसका नाम है इबोला वायरस। ठीक है, अब इबोला वायरस तो हमने पहले भी नाम सुना है इसका। इबोला वायरस की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने 1976 में इस वायरस के बारे में नाम सुना था। 1976 में पहली बार ये वायरस नॉर्थ अफ्रीका, यानी नॉर्थ अफ्रीका जिसको हम कहते हैं सूडान, अफ्रीका के नॉर्थन भाग में एक शहर है जिसका नाम है सूडान। तो 1976 में सूडान के अंदर पहली बार इबोला वायरस आया था और उस वायरस का नाम दे दिया सूडान इबोला वायरस। ठीक है, ये वायरस काफ़ी ज़्यादा डेडली था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे रहा था, कई लोगों की इसकी वजह से डेथ हो गई थी। 28,000 से ज़्यादा लोगों के जो है केस आए थे, 11,000 से ज़्यादा डेथ भी हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद में ये 1976 से बाद में फिर 2007 के अंदर ये वापस आया। 2007 में इबोला वायरस फिर से आया, फिर 2014-15 के आसपास भी इसका केस आया, और अब 2026 के अंदर इसके केस सामने देखने को मिल रहे। 2026 में जो इबोला वायरस आया उसको युगांडा के ही एक शहर के अंदर, शहर युगांडा के अंदर एक जिला है जिसका नाम है बुंडी बुगियो। तो उस बुंडी बुगियो जिले के नाम से ही इस इबोला वायरस का नाम दे दिया बुंडी बुगियो इबोला वायरस। ठीक है, तो इबोला नाम कहाँ से आया? इबोला नाम जो है वो अफ्रीका के अंदर एक नदी से आया। देखो, अफ्रीका के अंदर इस, अगर हम सेंट्रल अफ्रीका की बात करें तो सेंट्रल अफ्रीका के अंदर एक शहर है जिसका नाम है DRC, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, इस शहर के अंदर एक नदी बहती है जो अफ्रीका की डीपेस्ट रिवर है, सबसे गहरी नदी है जिसका नाम है कॉन्गो। ठीक है, और इस नदी के आसपास एक और नदी बहती है जिसका नाम है इबोला, और इस इबोला के अंदर जो है, इस इबोला के आसपास कई ऐसे पेड़ है जहाँ पर चमगादड़ की प्रजातियां रहती है, और ये वायरस पहली बार चमगादड़ में, जो फ्रूट्स ईटिंग जो बैट होते हैं टेरोपस, उनके अंदर ये वायरस पहली बार देखा गया था, और उसकी वजह से इस रिवर के नाम पे इसका नाम दे दिया
इबोला वायरस। ठीक है, तो इबोला वायरस में इबोला शब्द एक्चुअल में एक नदी से आया जो अफ्रीका के अंदर डीआरसी, जो सेंट्रल अफ्रीका है वहां पर डीआरसी जो है वहां से, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से आया। अब इसी प्रकार बुंदीबुग्यो जो है वो अफ्रीका के युगांडा के एक जिले का नाम है। ये इसका पहली बार जो पहला जो सस्पेक्टेड केस है वो युगांडा के बुंदीबुग्यो डिस्ट्रिक्ट में देखा गया और उसके बाद से इसका नाम क्या दे दिया, बुंदीबुग्यो इबोला वायरस। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ ने आर्टिकल 12 में ये तो जारी कर दिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कि इस टाइप का वायरस है वो तेजी से फैल रहा है और लोगों की जो है सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। अब इन्होंने इस वायरस को PHEIC के अंतर्गत रखा। PHEIC, PHEIC क्या होता है? WHO PHEIC के अंदर किसी वायरस को या बीमारी को तब रखता है जब वो काफी ज्यादा पेंडेमिक होती है और इंटरनेशनली काफी ज्यादा हजार्डस होती है, नुकसानदेह होती है। PHEIC का मतलब होता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, तो जब भी WHO PHEIC के दायरे में किसी बीमारी को रख देते हैं या किसी वायरस के बारे में जिक्र करते हैं, इसका मतलब लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये एक ऐसा वायरस है जो काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, लोगों की डेथ हो सकती है या हो भी रही है। ठीक है, तो इस वजह से इस बीमारी को PHEIC के दायरे में रखा गया, यानी जन सेवा आपातकालीन जो है कंडीशन में रखा गया। इसको हिंदी में कहते हैं हम अंतरराष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकालीन, अंतरराष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकालीन। ठीक है, तो इस तरीके से इस बीमारी को रखा गया। अब ये जो वायरस है ये एक्चुअल में हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्या लाता है, इसकी वजह से क्या दिक्कतें आती है, शुरुआती सिम्टम्स क्या है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स से पहले हम ये देखते हैं कि ये वायरस किस टाइप का वायरस है। तो देखो, धरती पर दो टाइप के वायरस होते हैं। कोई भी वायरस धरती पर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो वो वायरस जिसका जो सीक्वेंस है वो डीएनए से बना होता है, मतलब हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की बनावट प्रोटीन से होती है ज्यादातर। प्रोटीन किससे बनते हैं? आरएनए से बनते हैं। और आरएनए को बनाने के लिए क्या चाहिए? डीएनए। अब ह्यूमन बॉडी का जो आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, वो सिर्फ डीएनए होता है। बट इन केस ऑफ वायरस इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में वायरस दो तरह से होते हैं। एक तो ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, एक ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। अब जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उनको हम कह सकते हैं डीएनए बेस्ड वायरस, जो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड। अगर इनका डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो हम कह सकते हैं इनको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले वायरस, और अगर इनका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो इनको कहते हैं हम लोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले वायरस। इसी प्रकार कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो आरएनए बेस्ड होते हैं, जैसे हमने कोरोना के बारे में सुना, इन्फ्लुएंजा के बारे में सुना। ये जो वायरस होते हैं वो आरएनए बेस्ड होते हैं, मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। अब आरएनए के अंदर भी दो तरह के आरएनए होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव सेंस और एक होता है नेगेटिव सेंस। अब पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा आरएनए जो प्रोटीन बना सकता है, डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है, जिसके कोडोन से प्रोटीन बन सकता है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंस। और ऐसा आरएनए जिनके कोडोन को जेनेटिक, जिनके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उनको कोई जेनेटिक कोड रीड नहीं कर सकता, या हम कह सकते हैं राइबोसोम जो है उनके जेनेटिक कोड को रीड नहीं कर सकता और प्रोटीन नहीं बना सकता, इस टाइप के जो आरएनए होते हैं उनको क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंस। देखो, कोई भी वायरस अगर बॉडी में अटैक कर रहा है तो वो या तो पॉजिटिव सेंस आरएनए वाला होगा या नेगेटिव सेंस आरएनए वाला। अगर वायरस पॉजिटिव सेंस आरएनए वाला है तो हमारे शरीर के अंदर वो प्रोटीन बना सकता है। अगर आरएनए नेगेटिव सेंस वाला है तो वो प्रोटीन बनाने के लिए एक एंजाइम का यूज करता है जिसको हम कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब ये वायरस की कहानी बाद में पढ़ेंगे, हम वायरस के बारे में अभी सिर्फ इतना बताते हैं कि इबोला वायरस जो है वो एक्चुअल में किस टाइप का वायरस है। तो इबोला वायरस एक प्रकार से नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है, मतलब ऐसा वायरस जो पहली बात तो आरएनए से बना है और दूसरी बात इसकी आरएनए की जो सीक्वेंस है उसको राइबोसोम रीड नहीं कर सकता और अमीनो एसिड का यूज करके प्रोटीन नहीं बना सकता। तो इस टाइप का जो वायरस है उसको कहते हैं नेगेटिव सेंस आरएनए स्ट्रैंड वायरस। ठीक है, तो ये एक प्रकार का जो है नेगेटिव सेंस वाला आरएनए से बना हुआ वायरस है। अब ये वायरस
हमारे शरीर के अंदर काफी ज्यादा बीमारी पैदा करते हैं। अब देखो, अभी बताया था कि जेनेटिक मटेरियल वायरस में दो टाइप के होते हैं। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो दो टाइप के होते हैं। जेनेटिक मटेरियल ये दो टाइप के होते हैं। एक को तो हमने नाम दिया डीएनए, एक को नाम दिया आरएनए। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट को पता होता है कि डीएनए काफी ज्यादा प्रकृति में स्टेबल होता है, ये हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल। और अब ये स्टेबल है तो इसका मतलब इसमें म्यूटेशन रेट जो है, उत्परिवर्तन की जो दर है वो क्या होती है, कम होती है। यानी हम कह सकते हैं कि म्यूटेशन इसमें लेस होता है, लेस म्यूटेशन। वही अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि आरएनए ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे भी नहीं होते। इसके अलावा ये जो है तुरंत ही बदल जाते हैं प्रोटीन के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि आरएनए जो है वो अनस्टेबल होता है। अब जो जेनेटिक मटेरियल अनस्टेबल होगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें म्यूटेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। म्यूटेशन जिसको उत्परिवर्तन कहते हैं वो भी क्या होता है, फास्ट होता है। अब म्यूटेशन क्या होता है, किसी भी डीएनए या आरएनए में अगर उसके सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, फॉर एग्जांपल्स ये अपने पास डीएनए है, ठीक है, ये अपने पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंड का मतलब इसमें दो स्ट्रैंड है। अब इनके अंदर मैंने ये इस तरह से व्हाइट कलर की जो पट्टियां बनाई है, ये इनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, या इनको बेस पेयर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके क्या हो गए, बेस पेयर। अब ये जो बेस पेयर की जो सीक्वेंस दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हम कह सकते हैं डीएनए का फिंगरप्रिंट। ठीक है, अब इस डीएनए के फिंगरप्रिंट में मान लो कहीं पर चेंज आए, जैसे मान लो ये वाली जो सीक्वेंस है, जो ये वाली जो लेयर लाइन है वो डैमेज हो गई, किसी वजह से यहाँ हट गई, रिप्लेस्ड हो गई, या किसी भी वजह से कुछ भी इसमें चेंजेज आता है, तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब होता है कि डीएनए में एक ऐसा चेंज जो परमानेंट है, इरिवर्सिबल है और नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का चेंज क्या कहलाता है, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन वाली घटना अपने को आरएनए में ज्यादा देखने को मिलेगी, बशर्ते कि डीएनए में, बिकॉज ऑफ आरएनए इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो अनस्टेबल है तो म्यूटेशन रेट फास्ट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वायरस डीएनए से बना है तो उसमें इतना म्यूटेशन नहीं होगा जितना म्यूटेशन आरएनए वाले वायरस में होगा। तो आरएनए वाला वायरस जो है उसमें म्यूटेशन फास्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके म्यूटेंट भी फास्ट बनेंगे। म्यूटेंट का मतलब उनकी वेराइटी, उसके वेरिएंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है वो अलग अलग वेरिएंट बनाती है, जैसे फोन को ही देख लो, एक फोन है, मान लो अपने पास मोबाइल है आईफोन, तो आईफोन ने इस साल जैसे आईफोन 13 निकाला, अगले साल जो है या एक दो साल के अंदर 14, फिर 14 प्लस, फिर प्रो मैक्स, इस तरह से वेराइटी बना रहा है। तो आईफोन एक कंपनी है इबोला की तरह, और इबोला जैसे अपने म्यूटेंट बना रहा है, जैसे आईफोन अपने नए नए अपडेट्स बनाता है, नए नए जो है मोबाइल के अंदर नई नई चीजें लाता है, नए फीचर्स लाता है, ऐसे ये समझो कि इबोला एक कंपनी है और ये कंपनी हर साल मार्केट में नए नए वेरिएंट लाती है। ठीक है, तो सेम कंडीशन यही है कि जो मेन चीज है उसका नाम तो इबोला है, वायरस का नाम तो इबोला है, पर ये इबोला जो है वो अलग अलग तरीके से फैलता है। जैसे एक इबोला जो है वो सूडान के अंदर आया था 1976 के अंदर, इसके बाद में जायरी नाम का जो है इबोला आया, इसके बाद में टेल नाम का, फॉरेस्ट टेल नाम का इबोला आया, उसके बाद में और अलग अलग तरीके के इबोला आए, और उन सभी इबोला में एक इबोला वायरस है जिसका नाम क्या है, बुंदी बुगियो। तो बुंदी बुगियो नाम का जो इबोला वायरस है ये नेचर में सबसे ज्यादा फैलने लगा, जिसकी वजह से बीमारियां होने लगी। ठीक है, तो हमने इबोला के बारे में इतना जाना। अब बात करते हैं कि अगर ये वायरस है तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ये फैलता कैसे, ये किस टाइप से, कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई और कहाँ से फैला। तो अगर हम ओरिजिन की बात करें, ठीक है, इनकी उत्पत्ति की बात करें, तो अभी मैंने बताया था कि अफ्रीका के अंदर ये अलग अलग शहरों से ओरिजिन हुआ। जैसे अभी हाल फिलहाल ये युगांडा में देखा गया और डीआरसी में देखा गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, इससे पहले ये सूडान में भी देखा गया था। तो अफ्रीका के अंदर ये एक नदी बहती है, एक रिवर बहती है, जिसका नाम मैंने बताया था, अभी बताया था कि उस नदी का नाम है इबोला। ठीक है, उस इबोला के अंदर ये जो इबोला नदी है, इस नदी के आसपास बहुत सारे फ्रूट बैट रहते हैं। फ्रूट बैट यानी फल को खाने वाले चमगादड़ रहते हैं। ठीक है, अब ये इसका जो फर्स्ट सस्पेक्टेड जो केस है वो चमगादड़ में देखने को मिला। अब मान लो इन चमगादड़ को किसी ने, एनिमल्स ने खाया, तो अब इस चमगादड़ से ये वायरस जो है वो किसी एनिमल में फैल गया।
ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि किस इनके फ्लूइड के माध्यम से ये किसी एनिमल में आ गया, जैसे डियर में आ गया, हिरण के अंदर आ गया, इसके अलावा ये रेंडियर के अंदर देखने को मिला, इसके अलावा ये अपने को और किसी एनिमल में जैसे चिंपांजी में देखने को मिला। तो इस तरीके से ये अलग अलग एनिमल्स में आने लगा। अब इन एनिमल्स को जब ह्यूमन ने खाया, वहां के लोग जो है जब मीट खाने लगे, ह्यूमन वगैरह जो मीट खाने लगे, तो मीट के माध्यम से ये किस में आ गया, इंसानों में आ गया। इस तरीके से इंसानों में फैल गया। ठीक है। अब हमने अभी हाल फिलहाल में एक और वायरस के बारे में सुना है जिसका नाम है हंता वायरस। ठीक है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अब हंता वायरस इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा है जितना ज्यादा जो है ये बुंडी बुगियो वायरस प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों? क्योंकि हंता वायरस की अगर बात करें तो हंता वायरस एनिमल से ह्यूमन में जो है वो फैल रहा है, लेकिन ह्यूमन से ह्यूमन में नहीं फैल रहा है, यानी वो उसका जो चांस है वो थोड़ा कम है। हंता वायरस जनरली चूहों से फैलने वाला वायरस है। अब चूहों, मान लो कोई इंसान ऐसी जगह जा रहा है जहां पर लंबे समय तक चूहे रहते हैं, या उनकी पोटी पड़ी है, उनके जो है मल वगैरह पड़ा हुआ है, कोई भी उनका कचरा पड़ा हुआ है, तो अब उस तरीके से वो हवा के माध्यम से वो चूहों से इंसान में तो फैल रहा है, लेकिन इंसानों से इंसान में हंता वायरस जो है उसके फैलने का मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कम से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंसान में हंता वायरस आया है और चूहों से आया, वो उसका मरना तो तय है, उसका तो सर्वाइवल रेट बिल्कुल ही जीरो है, या हम कह सकते हैं बिल्कुल ही डाउन है, और उसकी फैटल जो रेट है वो बढ़ गई है। लेकिन अब उस इंसान से अगले इंसान में फैले, इसके बारे में अभी तक केस जो है बहुत कम देखने को मिले। बट अगर हम बात करते हैं इबोला वायरस की, तो इबोला वायरस एनिमल से जितना फास्ट ह्यूमन में फैल रहा है, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में भी इतना ही फास्ट फैलता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकार का ये जूनोटिक जो है डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब ऐसी डिजीज जो हमें एनिमल से आई। अभी एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा जो बीमारी आ रही है वो उन वायरस और बैक्टीरिया से हो रही है जो एनिमल को खराब करते हैं। जैसे आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना, बैसिलस एंथ्रेसिस, उसकी वजह से गाय भैंसों में एक रोग होता है एंथ्रेक्स रोग। अब वही एंथ्रेसिस नाम का जो बैक्टीरिया है वो इंसानों में रोग फैला रहा है। इसका कारण क्या है? एनिमल का मीट लोग खाते हैं, उस मीट के माध्यम से भी ये बीमारी आ जाती है। पॉक्स वगैरह, चिकन पॉक्स वगैरह कई तरह की बीमारियां हैं जो मुर्गियों में हो रही थी, उसके बाद में फिर अपने अंदर आ गई। तो अभी सबसे ज्यादा लोगों के अंदर जो बीमारियां होती है वो उन बैक्टीरिया और वायरस से हो रही है जो एक टाइम पहले एनिमल को प्रॉब्लम दे रहे थे, और आज एनिमल के साथ ह्यूमन को भी प्रॉब्लम दे रहे हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये भी कंसर्न करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इबोला वायरस की बात करें तो इसकी ओरिजिन अफ्रीका के अंदर एक नदी से, इबोला नदी के नाम से जो है नाम आया, और वहां से फ्रूट बैट के अंदर इसकी ओरिजिन हुई, और पहला केस जो है फ्रूट बैट के अंदर देखने को मिला। बाद में ये अलग अलग एनिमल्स में देखने को मिला, ह्यूमन में देखने को मिला, और ह्यूमन से ह्यूमन में आ गया। ठीक है। ये तो बात हो गई कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ह्यूमन से ह्यूमन में होता है। अब बात करते हैं हाउ इट स्प्रेड, यानी हम बात करते हैं कि ह्यूमन से ह्यूमन में कैसे फैलता है, या फैल रहा कहाँ से किस में, ये तो बता दिया, लेकिन कैसे फैलता है, किस तरीके से फैलता है, या हम कह सकते हैं कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट कैसे होता है, उसकी अगर बात करें तो देखो, अगर एक इंसान की बॉडी का फ्लूइड देखे, बॉडी का फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, जैसे इंटर सेल्यूलर फ्लूइड होता है, यानी सेल के बीच का जो फ्लूइड होता है, ठीक है, वो अगर दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आ जाए तो भी बीमारी फैल सकती है। ये बीमारी उस समय भी फैल सकती है जब एक इंसान का ब्लड दूसरे इंसान के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए। ये बीमारी सीमन से भी फैल सकती है, एक इंसान का जो सीमन होता है, वीर्य होता है, उसके माध्यम से भी फैल सकती है दूसरे इंसान में। ये इंसान के पसीने से भी फैल सकती है, ये इंसान के जो टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, उससे भी फैल सकती है। इंसान की बॉडी का जो यूरिन है उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। इंसान की बॉडी का जो फिसीज होता है, मल वगैरह जो होता है, उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। ठीक है। इसका मतलब हमारी बॉडी का कोई भी किसी भी टाइप का जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड जो है वो ये बीमारी फैला सकता है। ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का कोई, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कोई चोट लगी है और कई मान लो छोटा सा मवाद निकला हुआ है, पस निकला हुआ है, तो इस पस के थ्रू भी ये जो चीजें वो फैल सकती है। इसके अलावा इन्फेक्टेड नीडल, जो नीडल होती है इन्फेक्टेड, उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा इन्फेक्टेड सरफेस, किसी इंसान को कोई बीमार है, जिस बेड पे था उस बेड से उस इंसान को हटा दिया, चद्दर वहीं पर है, तो वो जो सरफेस होता है इन्फेक्टेड सरफेस, तो उसकी वजह से, यानी हम कह सकते हैं कॉन्टामिनेटेड जो सरफेस है उसकी वजह से भी बीमारी ये फैल सकती है। इसके अलावा अनसेफ बरियल, तो हम कह सकते हैं कॉन्टामिनेटेड सरफेस
contaminated surface or unsafe burial. Unsafe burial. अनसेफ बरियल का मतलब है कोई इंसान इबोला से उसकी डेथ हो गई है, आप उसको उस अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हो, लेकिन आपने ध्यान नहीं रखा, उसकी बॉडी को टच किया या उसको ऐसे ही जो है फेंक के आ गए, वो एकदम खुली पड़ी हुई है, तो उसकी वजह से भी फिर वहाँ एनिमल आएंगे, एनिमल से ह्यूमन में केस, सस्पेक्टेड केस देखने को मिलेंगे। तो ये इनका जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया कि किस तरीके से ये एनिमल से ह्यूमन में आया और ह्यूमन से ह्यूमन में फैलता है, यानी हमारी बॉडी का कोई भी फ्लूइड जो है वो अगले इंसान को इन्फेक्टेड कर सकता है। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या है, अगर ये बीमारी हो जाए तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या हमें जो है लक्षण देखने को मिलेंगे। तो देखो सबसे पहला लक्षण तो है फीवर, इंसान को बुखार आएगा। दूसरा लक्षण बॉडी के अंदर जो है वो आएगा थकान, फैटिगनेस, यानी एक इंसान को थकान आएगी। इसके अलावा उस इंसान को वॉमिटिंग होगी, उल्टियाँ होगी। इसके अलावा उस इंसान को डायरिया हो जाएगा, यानी दस्त लगेगी बार बार। डायरिया के बाद में उस इंसान के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग होगी, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल ब्लीडिंग, जिसको हम कह सकते हैं हेमरेज। क्या कह सकते हैं? हेमरेज। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है जिसको हम कह सकते हैं हेमरेज। और इस हेमरेज की वजह से इस इबोला वायरस से होने वाली बीमारी को जो है हम ईवीडी कह सकते हैं, इबोला वायरल डिसऑर्डर, या इसको ईएचडी भी कहते हैं, इबोला हेमरेजिक डिसऑर्डर। ठीक है ना, तो हेमरेज की वजह से इबोला वायरस की जो डिजीज है, हेमरेज की वजह से इबोला वायरस की जो बीमारियां हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम कहते हैं ईवीडी। ईवीडी का मतलब होता है इबोला वायरस डिसऑर्डर, या हम कह सकते हैं इसको ईएचडी, इबोला हेमरेजिक डिसऑर्डर, या इसको हम कह सकते हैं ईएचएफ। ठीक है, इबोला हेमरेजिक फीवर। तो इनके द्वारा होने वाली जो डिजीज है उसको हम इस अलग अलग नाम से जानते हैं। ये इनके सिम्टम्स हो गए। अब इन सिम्टम्स के बाद में अब बात करते हैं कि ये जो वायरस है, ये वायरस एक्चुअल में, अब ये जो वायरस है, ये वायरस अब इसका डायग्नोसिस कैसे करे? अगर किसी इंसान को ये बीमारी हो जाए तो उसका डायग्नोसिस कैसे करे, कैसे किस टाइप से पता चलेगा कि ये वायरस जो है बॉडी के अंदर आया है? ठीक है, डायग्नोसिस। बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो देखो जब कोरोना आया था तो हमने कोरोना वाले वायरस का डायग्नोसिस कैसे किया था? हमने सबसे पहले जो है नोज से सैंपल लिया था, म्यूकस लिया था, और उस म्यूकस के अंदर हमने उसके अंदर सीक्वेंस देखा था आरएनए का। ठीक है, अब सीक्वेंस देखने के लिए कोई भी बीमारी है या नहीं है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपके ब्लड में वायरस के या किसी भी पैथोजन के जो है एंटीजेंस मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये एक ऐसा टेस्ट है जो ज्यादातर आरएनए बेस्ड वायरस के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसमें ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में वायरस एंट्री कर चुका है या नहीं कर चुका, यानी उसमें एंटीजेंस, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शंस का पता लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। इसके अलावा एक टेक्निक होती है जिसका नाम है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक। ठीक है, ये वो टेक्निक है जिसके द्वारा अगर आपकी बॉडी में वायरस एंट्री कर चुका है और वो आरएनए वाला है, तो उस आरएनए के सीक्वेंस को कॉपी किया जाता है और उसके बाद में डिटेक्ट किया जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक वगैरह जो है इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए हमें मोस्टली दो टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है, जिसका नाम है एलिसा और आरटीपीसीआर। अब इसके बाद में बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि अगर ये वायरल, अगर पता चल जाए कि भाई एक इंसान के अंदर जो है ये प्रॉब्लम हो चुकी है, तो अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज क्या है? तो पहली बात तो ये है कि इबोला वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है और किसी तरह की वैक्सीन भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इबोला के जो पुराने जो स्ट्रेन थे, पुराने जो भी स्ट्रेन थे उसमें तो फिर भी वैक्सीन अवेलेबल थी। जैसे एक इबोला का वायरस आया था जायरी वायरस, जायरी इबोला वायरस। ठीक है, ये जो वायरस था इसकी तो फिर भी एक वैक्सीन थी जिसका नाम था एयरवेब। एयरवेब नाम की जो वैक्सीन थी वो अवेलेबल थी।
लेकिन अभी जो वायरस है बूंदी बुगियो नाम का जो इबोला वायरस है, इसकी कोई किसी तरह की वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। पब्लिकली WHO ने यही कहा है कि फिलहाल ध्यान रखो, वैक्सीन जो है उसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल ध्यान रखने की चीजें, ध्यान रखने की बात है कि आप कितना ध्यान रख सकते हो, जितना ज्यादा ध्यान रख सकते हैं रख सकते हैं। अफ्रीका के अंदर इस इबोला वायरस की वजह से 80 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, 246 लोग जो है इसके चपेट में आ गए, सस्पेक्टेड केस है, 8 से ज्यादा लोगों को जो है आइसोलेट कर दिया गया है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं 8 से ज्यादा लोग जो है आइसोलेट हो गए, और इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अभी भी ये वायरस कंटिन्यू ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, तो WHO ने यही कहा है फाइनली कि इस वायरस को लेकर के हमें ध्यान रखना है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, और ये वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा है। तो सबसे जरूरी चीज है, किसी ने कहा था कि 2026 में दुनिया खत्म हो रही है। अब दुनिया तो खत्म हो नहीं हो, लेकिन दुनिया के अंदर कुछ पार्ट जरूर खत्म हो रहे हैं। जैसे पहले वॉर हुआ, युद्ध हुआ, और उसके बाद में क्राइसिस आने लगे, फिर अलग अलग तरह के वायरस आने लगे। तो हमें किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के डरना नहीं है, बस सचेत रहना है कि कितना ज़्यादा हम ध्यान रख सकते हैं। अक्सर बीमारियां तब होती है जब हम ध्यान नहीं रखते हैं और ये सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, हमारे तो कुछ नहीं होता। जब इस तरह की जो है बातें हम कहते हैं तो हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हमें किसी भी बीमारी को किसी भी बीमारी को लेकर ना तो ज़्यादा डरना है, और न ही ज़्यादा हमें जो है ये लापरवाह रहना, मतलब लापरवाही करनी है, केयरलेस रहना है। हमें उसका ध्यान रखना है। अगर हम प्रॉपर तरीके से प्रिवेंशन करें किसी बीमारी का, तो हम कह सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी इलाज या देखभाल जो होती है वो इलाज से ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि उसमें आप पहले ध्यान रखते हो ताकि वायरस आए नहीं। धन्यवाद।